एक डायग्राम और देखते हैं, दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड बेटर। सी दिस पर्टिकुलर डायग्राम। ठीक है, यहां आप देखें, ये देखिए, इस डायग्राम को देखिए आप। यहां से देख के समझते हैं कि देखो, ये आपका आ रहा है इक्वेटर, दिस इज योर इक्वेटर, दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि हमारी कंट्री के बिल्कुल सेंटर से निकलता है। द लाइन इज बेसिकली सेइंग, हम लैटिट्यूड डिस्कस कर रहे हैं, जहां पर हमें देखते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपकी कंट्री के बिल्कुल सेंटर से निकलता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ये जो नीचे वाला पोर्शन है, जिसको मैं येलो से हाईलाइट कर रही हूँ, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है ये ट्रॉपिकल जोन में आएगा। ठीक है, और जो ये ऊपर वाला पोर्शन है आपका नॉर्थ इंडिया वाला, ये आपका सब ट्रॉपिकल जोन में आता है ना। अब ट्रॉपिकल जोन सब ट्रॉपिकल जोन क्या हुए, तो यहाँ पर आप देखो कि इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप देख सकते हैं। जस्ट हैव अ लुक इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम। इस डायग्राम में देखो आप, ये आप ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हैं। दिस इज योर इक्वेटर, देन इक्वेटर के बाद में आप देखते हैं कि ये आपका क्या आता है, ट्रॉपिकल जोन। इक्वेटर के आसपास वाला जो पूरा एरिया है उसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। देन यू हैव द टेम्परेट जोन, आपने पढ़ा है ट्रॉपिक्स, टेम्परेट, एंड देन यू हैव द पोलर जोन, जिसको फ्रिजिड जोन भी बोलते हैं। सो ये जो टेम्परेट जोन है इसको बोला जाता है सब ट्रॉपिकल जोन। ये दोनों तरफ होगा आपका, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ साइड एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन के साउथ में, दैट इज इन योर सदर्न हेमिस्फीयर। ये आपको पता है, ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर है और ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, राइट। सो दिस इज योर इक्वेटर। इक्वेटर के जो आसपास वाले रीजन है वहां आप बोलते हैं उसको ट्रॉपिकल जोन। फिर ट्रॉपिकल जोन के हम आगे चलते हैं तो आपका एक और सेक्शन आता है, दैट इज कॉल्ड एज योर सब ट्रॉपिकल जोन। ये आपको दोनों हेमिस्फीयर्स में मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका सब ट्रॉपिकल जोन है, जो कि टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ पर मिलती है, तो आप देखते हैं कि आपकी कंट्री जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ लोकेटेड है। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका नदर्न पार्ट है कंट्री का, वो आपका आ रहा है सब ट्रॉपिकल जोन में, और जो आपका सदर्न पार्ट है कंट्री का, दैट इज कमिंग इन योर ट्रॉपिकल जोन। और इन दोनों के बीच में जो आपका लैटिट्यूड आ रहा है वो कौन सा लैटिट्यूड है, दैट इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। द लैटिट्यूड विच इज कमिंग इन बिटवीन, दैट इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अगर आप नॉर्थ साइड देखोगे तो आपके आ रहा है सब ट्रॉपिकल जोन, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अगर आप साउथ साइड देखते हैं तो आपके आता है ट्रॉपिकल जोन। दिस इज वॉट द लाइन इज ट्राइंग टू से। और अगर आप यहाँ इस पर्टिकुलर डायग्राम में देखें तो अब यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा दैट ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल रहा है। दिस इज योर नॉर्दर्न पार्ट, दिस इज योर सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, अभी मैंने आपको जोन दिखाया, ट्रॉपिकल जोन, एंड दिस इज योर सब ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, सो दिस इज हाउ द लैटिट्यूड एक्चुअली इन्फ्लुएंसेस। तो सदर्न पोर्शन में आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा, और वहीं अगर आप देखेंगे तो आपको नदर्न पोर्शन में यहाँ पर नॉर्थ इंडिया वाले रीजन में टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलती हैं। कैसी टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशन, राइट। So all the remaining area north of the tropic lies in the subtropic. Therefore, India's climate has characteristic of tropical as well as subtropical climate. That is why India की climate, characteristics में हम देखते हैं कि tropical as well as subtropical climatic conditions का आपको दोनों का feature मिलता है। Now we come to the next factor, that is your altitude. अब देखो हम altitude पर आते हैं। ऑल्टीट्यूड आपको पता है क्या मीनिंग होता है। ऑल्टीट्यूड इज बेसिकली हाइट, है ना। हाइट, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, एज वी मूव अप द टेम्परेचर डिक्रीजेस। इंडिया हैज माउंटेन्स टू द नॉर्थ, दिस यू नो कि इंडिया के पास में माउंटेन्स हैं, उसके नॉर्थ में आपको पता है यहाँ पर माउंटेन्स हैं। सो विच हैव एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स, और लगभग लगभग यहाँ पर माउंटेन्स की जो है 6000 मीटर्स तक हाइट है। इंडिया ऑल्सो हैज अ वास्ट कोस्टल एरिया where the maximum elevation is about 30 meters. यहाँ पर आपको पता है कोस्टल एरियाज है हमारे पास में, जहां पर हमारे पास वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स थे। इफ यू रिमेंबर द फिजिकल फीचर्स, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट।
The Himalaya prevent the cold wind from the Central Asia from entering the subcontinents. तो अगर आप देखें तो जो हिमालयस हैं वो बेसिकली प्रिवेंट करते हैं कि हमारी कंट्री में कोल्ड विंड्स एंटर नहीं करें. अगर आप ये डायग्राम देखें यहाँ पर आपकी कंट्री का, आप अपनी कंट्री को लोकेट करें, आपको पता है यहाँ पर आपके कुछ हिमालयस हैं. ठीक है, ये आपकी पूरी कंट्री है एंड यू नो दैट दीज आर योर हिमालयस. ये आपका पूरा का पूरा क्या है, एशियन कॉन्टिनेंट है. दिस इज योर कंप्लीट एशियन कॉन्टिनेंट. दैट मीन्स ये पूरा रशिया से लेके वाला जो रीजन है, दिस इज योर एशियन कॉन्टिनेंट. तो यहाँ का जो टेम्परेचर, ये आपको पता है बहुत कम होता है. यहाँ पर स्नो होती है पूरे टाइम. दिस इज द वेरी, यहाँ पे हमेशा आपको ठंड मिलेगी. ठीक है, सो व्हाट हैपेंस कि यहाँ से जो कोल्ड विंड्स आती हैं, वो कोल्ड विंड्स हमारी कंट्री में एंटर नहीं कर पाती हैं. क्यों एंटर नहीं कर पाती? बिकॉज यहाँ पर जो है वो आपके माउंटेन्स प्रेजेंट है. ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपके माउंटेन्स प्रेजेंट हैं. बहुत हाइट में माउंटेन्स की प्रेजेंस होने की वजह से आप ये देखते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर जो कोल्ड विंड्स हैं वो एंटर नहीं कर पाएंगी. कोल्ड विंड्स जो यहाँ से आ रही हैं वो हमारी कंट्री के अंदर एंटर नहीं कर पाती है. रीजन बीइंग क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हिमालय माउंटेन्स की प्रेजेंस है. ठीक है, so that is what is your altitude. It is because of these mountains that this subcontinent experiences comparatively milder winter as compared to Central Asia. That means कि अगर आप यहाँ देखें तो सेंट्रल एशिया वाला जो रीजन है, यानी कि ये जो पूरा रीजन है आपका, यहाँ पर जो विंटर्स हैं ये बहुत सीवियर विंटर्स होते हैं, बहुत हैवी विंटर्स. ठीक है, बहुत तेज ठंड पड़ती है, यहाँ पर स्नोफॉल होता है. लेकिन क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर माउंटेन है, हिमालय माउंटेन्स है, और यहाँ से ये जो आपके कोल्ड विंड्स होती हैं, स्नोई विंड्स जो होती है, ये हमारी कंट्री में एंटर नहीं कर पाती है. इसलिए जो आपका नदर्न इंडिया वाला पार्ट है, यहाँ पर आपको माइल्ड विंटर्स मिलते हैं, सीवियर विंटर्स नहीं मिलेंगे. सीवियर विंटर आपको यहाँ मिलेंगे सेंट्रल एशिया वाले पार्ट में. क्लियर? Okay, so I hope this has made sense to you till now. Now we will be moving ahead and we will be covering the next very, very important factor, that is pressure and winds. अब हम बहुत ही important factor करने वाले हैं जो कि है pressure and winds. Basically अभी जो हम कर रहे हैं ये आपके वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी कंट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं, आपकी कंट्री के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं. सो नाउ वी विल बी स्टडिंग प्रेशर एंड विंड्स. प्रेशर एंड विंड्स हम पढ़ने वाले हैं. देखिए, द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस. तो ये कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, जैसे कि प्रेशर एंड द सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन. These are some of the conditions जो कि हमारे कंट्री के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो वी विल बी स्टडिंग अबाउट प्रेशर एंड विंड्स, सरफेस विंड्स. देखो पहला क्या लिखा है, प्रेशर एंड सरफेस विंड्स. देन वी विल बी स्टडिंग अबाउट एयर, अपर एयर सर्कुलेशन. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपर एयर सर्कुलेशन. एंड देन यू विल स्टडी अबाउट वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड द ट्रॉपिकल साइक्लोन. क्लियर? अभी तक आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, क्लैरिटी डेवलप हो गई होगी. क्लाइमेटिक कंट्रोल्स हमने करे, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर, विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट्स एंड रिलीफ फीचर. आफ्टर दैट वी मूव अहेड फर्दर डिस्कसिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट. इंडियाज क्लाइमेट हमने दो फैक्टर डिस्कस करे हैं, लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड. ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड फैक्टर, दैट इज प्रेशर एंड विंड्स. तो देखिए, प्रेशर एंड विंड्स पे मैंने अभी आपको बताया था कि हाई प्रेशर एरियाज एंड लो प्रेशर एरियाज होते हैं. देयर आर हाई प्रेशर एरिया एंड लो प्रेशर एरिया. और विंड की एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कि वो एक हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन ही ब्लो करेगी. हमेशा आप ये देखेंगे कहीं भी अगर हाई प्रेशर होगा तो विंड्स जो है वो उस हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन में आने की कोशिश करती है. क्लियर? आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द बुक सो दैट आपको बुक से मीनिंग समझ में आए लाइंस का कि बुक में क्या लिखा हुआ है. ठीक है, तो देखिए, इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स. इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड वाले रीजन में आता है. अब ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स क्या है, इनको नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स क्यों बोला गया है, ये हमें देखना है. ठीक है, सो वी विल बी लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर.
तो देखो, हम ये जो प्रेशर एंड विंड सिस्टम पढ़ रहे हैं, बेसिकली आपका प्रेशर एंड विंड सिस्टम जो है ये इंटरकनेक्टेड होता है। प्रेशर से ही आपके विंड्स का मूवमेंट होता है, सो दिस इज एक्चुअली इंटरकनेक्टेड, अलग अलग नहीं है। ऑल्सो आप ये देखते हैं कि प्रेशर एंड विंड सिस्टम जब अभी हम कर रहे थे, तो हमने देखा था कि प्रेशर एंड विंड सिस्टम से आपके चेंजेस आते हैं। और चेंजेस किस में आते हैं, किस किस चीज में चेंज आता है, टेम्परेचर में चेंज आता है। ऑल्सो आप ये देखेंगे कि रेनफॉल में भी चेंज आता है। ठीक है, सो प्रेशर एंड विंड सिस्टम से आप ये देखते हैं कि दो चीजों में चेंज आएगा, एक तो टेम्परेचर में और एक रेनफॉल में। ऑल्सो आप ये देखेंगे कि दिस प्रेशर एंड विंड सिस्टम में हम दो तरीके के विंड सिस्टम पढ़ने वाले हैं। एक आपका है सरफेस विंड और एक है आपका अपर एयर सर्कुलेशन। ठीक है, एक हम पढ़ेंगे इसके अंदर सरफेस विंड और एक हम पढ़ते हैं इसमें अपर एयर सर्कुलेशन। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका सरफेस विंड से। वी आर बिगिनिंग विद द सरफेस विंड। ठीक है, हम सरफेस विंड से स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज दिस सेइंग, देखिए, इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। दैट मीन्स कि यहाँ आप मैप देखें और मैप देख करके समझें कि नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स का क्या कहने का मीनिंग है। ठीक है, आपको अब इंडिया की लोकेशन समझ में आ गई होगी कि इंडिया कहाँ लोकेट करता है, इंडिया कौन सी लोकेशन में आ रहा है। एज आई एक्सप्लेन यू कि यहाँ पर इक्वेटर है, दिस इज योर ट्रॉपिकल जोन, दिस इज योर सब ट्रॉपिकल जोन, एंड वी नो कि हमारी कंट्री की कुछ लोकेशन यहाँ पर है। ठीक है, हमारी कंट्री जो है वो यहाँ पर आती है। सो ये जो आपकी लोकेशन है, बेसिकली दिस इज योर सब ट्रॉपिकल लोकेशन, है ना। इस मैप में भी हमने देखा हमारी कंट्री कहाँ आ रही है। एज यू कैन सी ओवर हियर दिस ग्रीन पैच। ठीक है, तो आप देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल सेंटर से निकल रहा है और ये हमारी सब ट्रॉपिक्स एंड ट्रॉपिकल जोन में आ रहा है। ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नाउ इट इज सेइंग कि हमारी कंट्री जो है वो नॉर्थ ईस्ट विंड्स के इन्फ्लुएंस में आती है। तो यहाँ पर आपको कुछ प्रेशर बेल्ट्स होती हैं, वो समझना पड़ेगा। ये आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं। देखिए, जो इक्वेटर वाला रीजन होता है, दिस इज कॉल्ड एज द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट रीजन। ये इसको इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट रीजन क्यों बोलते हैं, बिकॉज मैंने आपको भी पहले भी बताया, इक्वेटर पर सन रेज डायरेक्ट होती है। सिंस सन रेज यहाँ पर डायरेक्ट होती हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होता है, हाई। और सिंस टेम्परेचर हाई होता है तो प्रेशर प्रेशर कैसा होगा, लो। प्रेशर, हाउ विल द प्रेशर बी, लो प्रेशर। तो दैट इज वाई इस बेल्ट का क्या नाम रखा गया, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इसको क्या बोला गया, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। उसी तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये पूरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट करता है। अब ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट क्यों, बिकॉज आपको ये मालूम है कि जो सनलाइट की रेज है वो ट्रॉपिक्स पर बिल्कुल सीधे है, इक्वेटर पर सीधे है। दैट इज वाई ये जो पूरा रीजन है, यहाँ पर टेम्परेचर हाई और प्रेशर कम होता है, इसलिए इसको बोला गया इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे सन की रेज कम होती जाती है, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आप देखते हैं कि सन की रेज जो है वो कम हो जाती है, स्लांटिंग हो जाती है, यहाँ पर इतनी सन रेज नहीं पहुंच पाती है। सो टेम्परेचर कंडीशंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ थोड़ी सी कम होती है। सो टेम्परेचर अगर कम होगा तो आपका प्रेशर ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू विंड। सो दैट इज वाई जो है ये हाई प्रेशर बेल्ट रीजन है। दिस इज योर हाई प्रेशर बेल्ट रीजन। और इसको बोला क्या गया, सब ट्रॉपिकल। व्हाट इट इज कॉल्ड एज सब ट्रॉपिकल। ठीक है, यहाँ पर आपको टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन मिलता है। सी हियर, टेम्परेट जोन, ये आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं प्रीवियस क्लासेस में, ये आपने कवर करा है। प्लीज डू रिवाइज दीज कॉन्सेप्ट, या आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। सो ये आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, ये आपकी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होती है। ठीक है, देन यू हैव योर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, है ना। बिकॉज अब क्या होता है, यहाँ तक सनरेज और स्लांट हो जाती हैं, पहुंच ही नहीं पाती हैं, सनरेज बहुत मिनिमाइज हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाती हैं। तो यहाँ पर अगेन आप ये देखते हैं कि टेम्परेचर थोड़ा सा इन कंपैरिजन टू इट यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया होता है। एंड फर्दर आप देखते हैं कि पोल्स पर हाई प्रेशर एरिया, बिकॉज पोल्स पर टेम्परेचर बिल्कुल बिल्कुल कम
सो टेम्परेचर इज वेरी वेरी हाई। अभी के लिए आपको सिर्फ ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, यहाँ इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, ठीक है। देन यू हैव सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। डिटेलिंग जो है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आप हायर क्लासेस में करते हैं, अभी इतना आपको नीड नहीं है, बेसिक को पता होनी चाहिए कौन सी बेल्ट कहाँ लाई करती है, ठीक है। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि यहां से जो विंड्स ब्लो करना स्टार्ट करेगी आपके सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट वाले रीजन से, आपको पता है आपकी कंट्री यहाँ पर है, तो आपकी कंट्री की में जब आप देख रहे हो कि यहाँ से विंड्स ब्लो करना स्टार्ट कर रही है, तो आप इन विंड्स का डायरेक्शन देखें, और जब आप इन विंड्स का डायरेक्शन नोट करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि विंड्स का डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से है। दैट मीन्स कि विंड्स का जो नेम है वो उनके ब्लोइंग डायरेक्शन पे पड़ता है। अगर विंड्स नॉर्थ ईस्ट साइड से ब्लो करती हुई आएंगी तो उन विंड्स को हम नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स ही बोलेंगे। अगर मान लीजिए कोई विंड आपकी, से फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी विंड वेस्ट से मूव कर रही है, ठीक है, वेस्ट, तो ये विंड क्या कहलाएगी आपकी वेस्टर्ली। अगर विंड आपकी ईस्ट से आ रही है तो दिस विल बी कॉल्ड एज ईस्टर्ली। अगर कोई विंड वेस्ट से आ रही है तो उसको वेस्टर्ली बोलेंगे। दैट मीन्स कि जो आपकी नेम्स हैं, जो विंड्स के नेम हैं, वो हमने इनके डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट पर रखे हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखें तो विंड्स का जो मूवमेंट हो रहा है वो नॉर्थ ईस्ट साइड से है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। विंड्स का मूवमेंट कैसा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। और आपकी कंट्री अब आपको पता लग गई है कि कहाँ लोकेटेड है, यहाँ पर लोकेटेड है, तो दैट मीन्स आपकी कंट्री नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के इन्फ्लुएंस में आती है। आई होप दिस हैज मेड सेंस टू यू। आपकी कंट्री नॉर्थ ईस्ट विंड्स के इन्फ्लुएंस में आएगी। दिस इज द लोकेशन ऑफ योर कंट्री। एंड अगर आप यहाँ पर आपकी विंड्स का मूवमेंट देखेंगे तो विंड्स का मूवमेंट जो है कुछ इस तरीके का होता है, और जब आप इनका डायरेक्शन नोट करते हैं तो आपको ये पता लगता है कि विंड्स का डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। दैट इज वाई यू सी कि आपकी कंट्री जो है वो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के इन्फ्लुएंस में आती है। These winds originate from the subtropical high pressure belt। अभी आपको दिख रहा है इस डायग्राम में कि विंड्स जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट कर रही हैं, ठीक है। अभी हमने सबसे पहले देखा कि डायरेक्शन ऑफ द विंड्स क्या है। अब आपको ये पता लग गया कि विंड्स का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, नॉर्थ ईस्टर्ली है। अब आप ये देखिए कि विंड्स ये ओरिजिनेट कहाँ से कर रही है। तो ये जो विंड्स हैं वो बेसिकली सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से ओरिजिनेट करती हैं और इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पर आ रही हैं। तो अब आप यहाँ आपका कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, दैट मीन्स कि ये हाई प्रेशर रीजन है। एंड आपको पता है कि विंड्स जो है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया पर मूव करती हैं। दिस इज योर हाई प्रेशर रीजन, ये आपका लो प्रेशर एरिया है। सो विंड्स कैसे मूव करेंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो आप ये देखो विंड्स आर मूविंग इन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ओरिजिनेशन कहाँ से हो रहा है इन विंड्स का, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से ही ओरिजिनेट हो रही है। बिकॉज विंड्स जो है बेसिकली उनका मूवमेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो विंड्स आपके सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से स्टार्ट होती हैं और वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करके इक्वेटोरियल लो प्रेशर रीजन तक आ रही है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर पे क्यों आ रही है, बिकॉज यहाँ एक लो प्रेशर जोन है। तो जैसे ही विंड को पता लगता है कि यहाँ पर लो प्रेशर एरिया है तो विंड क्या करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे मूव करती है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन रीड करें। बेल्ट ऑफ द नदर्न हेमिस्फीयर, क्लियरली आपको पता है कि आपकी ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है ये कौन से हेमिस्फीयर में आ रही है, ये आपकी नदर्न हेमिस्फीयर में आ रही है। दिस इज योर नदर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज योर सदर्न हेमिस्फीयर। I hope the lines are making sense to you. Now they blow south and they get deflected to the right due to the Coriolis force and they move on towards the equatorial low pressure area. तो बेसिकली अब आप देखें कि विंड्स जो हैं ये ऊपर से आती हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट रीजन से ये आ रही है। सो विंड्स क्या है, आती ऐसे हैं, विंड्स आर कमिंग एक्चुअली, विंड्स इस डायरेक्शन में आ रही है, इस तरीके से मूव कर रही है। लेकिन क्या होता है कि आपकी अर्थ का मूवमेंट कैसा है, वेस्ट टू ईस्ट। ये आपको पता है कि आपकी अर्थ कैसे मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट ऐसे रोटेट करती है। कोरियोलिस फोर्स जो है एक फोर्स है, अभी आप उसको समझेंगे कि क्या होता है। तो कोरियोलिस फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो कि विंड्स के डायरेक्शन को चेंज कर देता है, ठीक है। तो आपकी अर्थ का मूवमेंट कैसा है, वेस्ट टू ईस्ट है।
दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, और विंड्स आपके ऐसे आ रही हैं, तो जब विंड्स आपके ऐसे आती हैं तो ये इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, तो ये जो विंड्स का डायरेक्शन है ना, ये डिफ्लेक्ट हो जाता है, द डायरेक्शन ऑफ द विंड एक्चुअली गेट डिफ्लेक्टेड। ठीक है, सो आप ये देखेंगे कि अगर कोई विंड इस तरीके से आ रही है तो उस विंड का डायरेक्शन डिफ्लेक्ट हो जाता है और वो राइट में मूव करने लगेगी। अगर आप नदर्न हेमिस्फीयर में है, तो जो नदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट होता है वो ये होता है कि वो विंड के डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट कर देता है और वो विंड को राइट साइड में मूव करवाता है। ठीक है, वहीं अगर आप देखेंगे, सो देखिए क्या लिखा है, दे ब्लो साउथ, बेसिकली ऐसे आते हैं, साउथ में आते हैं, बट दे एक्चुअली गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट, लेकिन ये ऐसे आते आते क्या होते हैं, अगर आप देखेंगे तो ये राइट की तरफ ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, आ वो ऐसे रही होती हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कोरियोलिस फोर्स की वजह से आप देखेंगे कि ये डिफ्लेक्ट हो जाती है नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर राइट की साइड में, एंड अल्टीमेटली यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया है, दिस इज योर लो प्रेशर रीजन, तो ये यहाँ पर डिफ्लेक्ट हो जाती है। जनरली दीज विंड्स कैरी वेरी लिटिल मॉइस्चर एज दे ओरिजिनेट एंड ब्लो ओवर द लैंड। अगर आप देखें तो आपकी लोकेशन देखें मैप में कंट्री की, ठीक है, इस मैप में अगर आप देखेंगे तो ये विंड्स जो है बेसिकली विंड्स लैंड से ओरिजिनेट कर रही हैं। ठीक है, दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, राइट। सो दिस इज बेसिकली योर सब ट्रॉपिकल जोन, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, आपका सब ट्रॉपिकल जोन हो गया। तो यहाँ अगर आप देखें, ये आपका सब ट्रॉपिकल जोन हो गया, ये आपका इक्वेटर हो गया। ठीक है, सो विंड्स आर एक्चुअली कमिंग इनटू दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में विंड्स मूव कर रही हैं। तो ये आ ऊपर से साउथवर्ड रही थी, थोड़ा सा ऐसे की तरफ आ रही थी, बट कोरियोलिस फोर्स की वजह से आप ये देखते हैं कि डिफ्लेक्ट हो जाती हैं और ये राइट हैंड साइड मूव करने लगती हैं। ठीक है, अब आप ये देखें कि विंड्स कहाँ से आ रही हैं, तो ये विंड जो है यहाँ पूरे लैंडमास ही लैंडमास है, कोई वाटर बॉडी नहीं है। दैट इज वाई आप ये देखते हैं कि जो विंड्स हैं ये ड्राई विंड्स होती हैं। ठीक है, कैसी विंड्स होती हैं, ड्राई विंड्स होती हैं, ये मॉइस्चर लेडन विंड्स नहीं होती है, इनके पास में कोई पानी वानी नहीं है, क्योंकि बेसिकली लैंड से ओरिजिनेट करती है, तो ये कैसी होंगी, ये ड्राई होंगी। ऑल राइट, therefore they bring little or no rain, इसलिए आप ये देखेंगे कि ये winds जो है ये बारिश नहीं लेकर के आती है। hence India should have been an arid land but it is not so। तो ऐसे अगर आप देखें कि winds जो है ये तो लैंड से ओरिजिनेट कर रही है, इनके पास में कोई मॉइस्चर भी नहीं है, तो अगर ऐसी बात है तो ये विंड सिर्फ ड्राई हुई तो ये फिर बारिश भी नहीं देंगी, तो फिर आपकी कंट्री में इतनी बारिश होती कैसे है। तो आपके पास में दूसरी विंड्स भी होती हैं जिससे बारिश होती है। ये आपकी कौन सी विंड्स के बारे में हमने डिस्कस करा, ये हमने नॉर्थ ईस्ट विंड्स के बारे में डिस्कस करा है। नॉर्थ ईस्ट जो विंड्स होती हैं वो बेसिकली ड्राई विंड्स होती हैं, बिकॉज ये आपके लैंड से ओरिजिनेट करती हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रीजन से ओरिजिनेट कर रही हैं, जहां पर कोई वाटर बॉडी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है। दैट इज वाई ये विंड्स जो है वो ड्राई होती हैं और ये कोई रेनफॉल नहीं देती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, यहाँ आप कोरियोलिस फोर्स के बारे में रीड कर सकते हैं। कोरियोलिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग द विंड्स टुवर्ड्स राइट इन द नदर्न हेमिस्फीयर। तो नदर्न हेमिस्फीयर में ये विंड्स को राइट साइड डिफ्लेक्ट कर देता है एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में आप देखेंगे कि विंड्स को लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करता है, नदर्न हेमिस्फीयर में राइट में डिफ्लेक्ट करेगा और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ये विंड्स को लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज फेरेल्स लॉ, इसको फेरेल्स लॉ भी बोला जाता है, ये आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। देन वी मूव अहेड, देखो प्रेशर एंड द विंड कंडीशन ओवर इंडिया आर वेरी यूनिक। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर प्रेशर और विंड कंडीशंस बहुत यूनिक है। विंटर के टाइम पे क्या होता है, देयर इज हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयस। ठीक है, नॉर्थ ऑफ द हिमालयस अगर आप देखें तो हाई प्रेशर एरिया होता है। आई जस्ट शो यू विद द हेल्प ऑफ अ मैप, हम एक मैप के थ्रू स्टडी करेंगे, जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं आपको इस मैप से समझाती हूँ। बुक में देखिए क्या लाइन कह रहा है, ड्यूरिंग विंटर, हम विंटर की कंडीशन पढ़ रहे हैं। देयर इज अ हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयस। दैट मीन्स कि अगर आप यहाँ मैप में देखते हैं तो आपको पता है यहाँ पर आपके क्या है, हिमालय माउंटेन्स है।
हिमालय माउंटेन्स है तो यहाँ पर आपके कैसा टेम्परेचर होगा, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर होगा, राइट। टेम्परेचर आपके माइनस में होते हैं, दैट मीन्स टेम्परेचर लो है। तो अगर टेम्परेचर लो है तो यहाँ प्रेशर कैसा होगा, हाई, प्रेशर हाई होगा। तो आपका ये जो पूरा एरिया है ये एक हाई प्रेशर जोन बन गया। ठीक है, कैसा जोन बन गया ये, हाई प्रेशर जोन बन गया। और आपको पता है कि विंटर्स के टाइम पे जब ये पूरा हिमालय वाला जो रीजन है यहाँ टेम्परेचर लो होगा क्योंकि सीवियर विंटर्स होते हैं, ठीक है। वहीं अगर आप देखें तो आपकी बुक में नेक्स्ट लाइन रीड करें क्या लिखी है, cold dry winds blow from this region to the low pressure area over the oceans to the south। और जो आपका साउथ वाला रीजन है, ये वाला जो पूरा रीजन है आपका, यहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल होते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर आपके ज्यादा नहीं मिलेंगे बिकॉज आपको पता है ये इक्वेटर के पास में है, इट इज एक्चुअली क्लोज टू इक्वेटर। तो यहाँ आपको टेम्परेचर 22 डिग्रीज ऐसे ही मिलते हैं, इतना ज्यादा यहाँ सर्दी नहीं पड़ती। तो सिंस यहाँ टेम्परेचर कंडीशंस आपकी हाई है तो यहाँ पर क्या होता है, एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, दिस इज योर लो प्रेशर जोन। और ये आपका क्या है, हाई प्रेशर जोन है। तो विंटर्स के टाइम पे आप देखते हैं कि विंड्स जो है वो ऐसे ब्लो कर रही है, द विंड्स आर एक्चुअली ब्लोइंग लाइक दिस, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जोन। ठीक है, ये आपकी विंटर कंडीशन थी। समर्स में आप देखते हैं अ लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर इंटीरियर एशिया एज वेल एज ऑल ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। समर्स के टाइम पे आप देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। आपको पता है नॉर्थ इंडिया में बहुत तेज गर्मी पड़ेगी, क्यों पड़ती है, क्योंकि हम कोस्टल एरिया से दूर हैं, हम सी के इन्फ्लुएंस से दूर है। दैट इज वाई आप ये यहाँ देखते हैं कि सिंस समर्स में यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है तो यहाँ पर कौन सा एरिया डेवलप हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाएगा। और इन कंपैरिजन टू दिस अगर आप देखें तो वाटर जो होता है वो इतना गर्म नहीं होता है, वाटर में कंपैरेटिवली टेम्परेचर्स कम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका जो है हाई प्रेशर जोन होता है। तो अब अगर आप देखते हैं कि विंड्स का मूवमेंट कैसा है, तो विंड्स जो है वो बेसिकली आपकी वाटर टू लैंड मूव कर रही है, दे आर एक्चुअली मूविंग टू वाटर से लैंड मूव कर रही है, दैट मीन्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो अब ये वाली जो विंड्स हैं जो आपकी बेसिकली सी टू लैंड मूव कर रही हैं ऐसे, ये विंड्स बारिश देती हैं। क्यों, क्योंकि विंड्स बेसिकली वाटर बॉडी के ऊपर से एमर्ज हुई है। इन विंड्स के पास में मॉइस्चर होगा क्योंकि वाटर बॉडी पर से ओरिजिनेट हो रही है। तो जब ये यहाँ पर आएंगी, इंडिया में घुसेंगी, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स होते हैं, सो वेस्टर्न घाट्स पर ये टकराती है और यहाँ पर ये बारिश देती है, वेस्टर्न घाट से टकराएंगी और यहाँ ये बारिश देंगी। ठीक है, तो दैट इज वाई आप देखते हैं कि समर्स में यहाँ रेनफॉल होती है। दिस इज द कंडीशन। तो इंडिया में बहुत ही यूनिक सी कंडीशंस हैं, आप लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दिस कॉजेज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड ड्यूरिंग समर। और ऐसे में आप देखते हैं कि पूरा का पूरा विंड्स का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। एयर बेसिकली मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया over the southern Indian Ocean in a southeasterly direction, crosses the equator and turns right towards the low pressure areas over the Indian subcontinent. These are known as the southwest monsoon winds। अभी अभी मैंने आपको बताया ये आपकी कंट्री है, यहाँ से विंड्स स्टार्ट करती है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर साउथ वेस्ट पार्ट, ये आपका साउथ वेस्ट है। तो इसलिए इन विंड्स का इनको नाम क्या दिया गया, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। और ये यहाँ जो लो प्रेशर कंडीशंस क्रिएट हो रही है ये उस तरफ मूव करना चाह रही है बिकॉज विंड्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। ठीक है, these are known as southwest monsoon winds। These winds blow over the warm ocean, gather moisture, and they bring widespread rainfall over the mainland of India। Right? So then हमने कवर कर लिया है, दो हमने पॉइंटर्स आपके कवर करे हैं। अब आता है आपका अपर एयर सर्कुलेशन। अपर एयर सर्कुलेशन एज सच आपको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको बस बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए। तो अपर एयर सर्कुलेशन में देखो कुछ नहीं होता है, व्हाट हैपेंस, आप इसको ऐसे समझिए कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक लैंड है, ठीक है, और ये लैंड जो है वो इस सन की प्रेजेंस से गर्म हो रहा है। ठीक है, लैंड जो है वो सन की वजह से गर्म हो रहा है। अब क्योंकि लैंड गर्म हो गया है, तो यहाँ पर जो एयर है वो बेसिकली वार्म हो गई है। तो ये जो वार्म एयर होती है ना ये राइज करती है, ये वार्म एयर क्या करेगी, राइज करेगी, बिकॉज वो लैंड गर्म हो गया है। अब जब ये वार्म एयर राइज करती है ये ऊपर जाएगी, तो आपको पता है ऑल्टीट्यूड के फैक्टर की वजह से अगर हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो वहां टेम्परेचर क्या होता है, कम होता जाता है। तो जैसे जैसे विंड्स ऊपर राइज करती हैं ये विंड्स क्या है, ठंडी हो जाती है। अब ये ठंडी हो जाती है फिर क्या होता है, वापस से और नई विंड्स यहाँ पर गर्म होने लगती हैं, तो ये और नई विंड्स मूव करती हैं।
अब जब ये वापस से ये वार्म विंड्स मूव करेंगी तो कोई ठंडी विंड्स को धक्का देंगी कि आप आगे शिफ्ट हो, हमें जगह दो। तो जब ये वापस से विंड्स आगे शिफ्ट होती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे कोल्ड विंड्स हो जाती हैं। तो ये एक पूरा का पूरा क्या है, एक सर्कुलेशन चलता है, ऐसे ये मूवमेंट होता रहता है विंड्स का। वार्म एयर राइज करती है, ऊपर जाकर के यहाँ वो ठंडी हो जाती है, फिर ये ठंडी विंड्स स्लाइड करेंगी, फिर वापस से वार्म एयर आती है, राइज करती है, यहाँ पर ये ठंडी हो जाएंगी, फिर ये शिफ्ट करना स्टार्ट करती है। तो ऐसे क्या होता है, पूरी साइकिल चलती रहती है। सो दिस इज योर अपर एयर सर्कुलेशन। और इसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जेट स्ट्रीम्स। ठीक है, जेट स्ट्रीम्स बेसिकली आपको 27 to 30 के आसपास मिलती है। अलग अलग तरीके की जेट स्ट्रीम्स होती हैं, इतना आपको अभी यहाँ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट आप बेसिकली ये पता मतलब नेम्स याद कर सकते हैं कि कौन कौन सी जेट स्ट्रीम्स हैं। तो एक आपकी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है, देन यू हैव ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ऑल्सो, यहाँ पर आपकी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स भी लिखा हुआ है। ठीक है, और इनकी वजह से भी जो है क्लाइमेट में इन्फ्लुएंस आता है। तो जेट स्ट्रीम जो है वो बहुत ही आप अभी सिर्फ बेसिक्स पता कर सकते हैं। अपर एयर सर्कुलेशन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है आपके क्लाइमेट को। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव कंप्लीटेड योर टॉपिक। हमने यहाँ तक आपका कंप्लीट कर लिया अपर एयर सर्कुलेशन तक। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। अभी के लिए आपको यहाँ तक हमने कवर करा है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। वी विल कवर द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस इन द नेक्स्ट पर्टिकुलर लेक्चर। आई विल डिस्कस इट। टिल नाउ आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट स्टार्ट करा था, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स। देन वी केम प्रेशर एंड विंड्स को हमने थोड़ा डिटेल में स्टडी करा है, यहाँ पर क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं इसकी वजह से वो देखा। ओके, सो प्लीज ध्यान से सुने, थोड़ा डिफिकल्ट है बट इट विल बी क्लियर टू यू। ओके, थैंक यू एवरीवन, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट।